नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं आपके साथ आपका ही संजय मग्गू। अभिमत में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज दो महत्वपूर्ण विषयों को, दो महत्वपूर्ण मुद्दों को और साथ साथ कहें दो महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को लेकर के आपके साथ रूबरू हूं, जिन पर आपके साथ चर्चा करूंगा। पहला तो यह है कि आज विभिन्न न्यूज एजेंसियों ने एक चित्र और वीडियो जारी किए जिसके अंदर पतित पावनी यमुना, यानी कि हमारी ब्रज संस्कृति की जो सबसे बड़ी प्रतीक मानी जाती है यमुना नदी, वो किस हद तक अस्वच्छ हो गई हैं, किस हद तक उनमें गंदगी फैला दी गई है, किस हद तक उनको दूषित कर दिया गया है कि आज उनका जल आचमन तक के लायक भी नहीं रहा। तस्वीरें तब सामने आई जब छठ पूजा के लिए पूर्वांचल समाज के लोग यमुना जी के घाट पर दिल्ली पहुंचे। विस्तार से आगे चर्चा करूंगा इसके बारे में। दूसरी चर्चा मैं आपसे जो करूंगा वो ये है कि हिसार के किसान कश्मीर सिंह ढिल्लो जी को आज 70 साल बाद कहीं न्याय मिला, या यह कहें कि उनकी जो ज़मीन हरियाणा सरकार ने, केंद्र सरकार ने एक्वायर की थी, जिस पर नेशनल हाईवे भी निकला, स्टेट हाईवे भी निकला, उसका उन्हें मुआवजा मिला। उस पर खुशी मनाई जाए या ये चिंता की जाए या यह मंथन किया जाए कि आखिर मजदूर और किसान को न्याय मिलने में देर क्यों होती है। इन दोनों बातों पर आज आपके समक्ष हूँ। दोस्तों, सबसे पहले चर्चा करूंगा आपसे यमुना जी की आज के जो स्थिति सामने आई उस पर। भारत सरकार ने अपनी पहली टर्म में, जो आज की एनडीए की नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, पहली टर्म में गंगा की निर्मलता के लिए, गंगा जी की स्वच्छता के लिए नमामि गंगे परियोजना शुरू की थी। और उसी तर्ज पर ही दूसरी टर्म में यमुना जी को भी उसमें शामिल करते हुए नमामि यमुना योजना भी शुरू की गई। भारत सरकार ने जिन 13 नदियों को पुनरुद्धार करने का फैसला लिया था अगस्त 2020 में, उनमें यमुना जी भी शामिल थी। और सरकार के इस घोषणा को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने उस समय यमुना को पवित्र करने के लिए, यमुना को स्वच्छ करने के लिए एक स्पेशल कार्य योजना तैयार करने का दावा किया था। उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा था कि नमामि यमुना के तहत यमुना जी में आने वाले सीवर और गंदे नालों को तथा उनमें समाने वाली सहायक नदियों को, जिनसे कि दूषित पानी यमुना जी में जाता था, रोकने के कदम उठाए जाएंगे। उस समय के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि यमुना पर 2 बांध बनाए जा रहे हैं, जिनसे कि जब यमुना जी का पानी अन्य राज्यों में जाएगा तो पूरी सफाई के बाद जाएगा। मैं आपके साथ यहाँ एक बात जोड़ दूं कि यमुना जी जब उत्तराखंड से क्रॉस होते हुए निकलती हैं तो खासकर देहरादून और साथ लगते कई कस्बों, छोटे शहरों में गांवों का इतना दूषित पानी यमुना जी साथ लेकर चलती हैं कि वह अन्य प्रदेशों में दूषित पानी को आगे विसर्जित होता है, तथा उनमें जब अन्य प्रदेशों यानी कि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जब यमुना जी आती हैं तो उनमें इन तीनों प्रदेशों का विभिन्न नदी नाले, विभिन्न नहरें और विभिन्न तरह के सीवरेज का जो अनट्रीटमेंट पानी जाता है वह यमुना जी को दूषित करने में और बड़ी भूमिका अदा कर देता है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि यमुना जी का जो उद्गम स्थान है वह हिमाचल के हिमाच्छिद शृंग बदरपुच के करीब, यानी कि वहाँ से लगभग 6200 मीटर की ऊंचाई पर उत्तर पश्चिमी में कालिंदी पर्वत से है। इसलिए ही यमुना जी को कालिंदी भी कहा जाता है। पश्चिम हिमाचल से निकलकर यमुना जी जब उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा के यमुनानगर, अंबाला, करनाल, अन्य जिलों का सफर करते हुए सहारनपुर के मैदान इलाके में पहुंचती है,
तो वहाँ तक वह काफ़ी दूषित हो चुकी होती है। सहारनपुर से फिर वह दिल्ली, और जब दिल्ली से निकल करके अनेक नालों का पानी, गंदा पानी, केमिकल युक्त पानी जब वह फरीदाबाद और पलवल तक आता है तो उसमें आचमन करने का तो बहुत दूर की बात है, लोग उस पानी को खेती के पानी में भी इस्तेमाल नहीं कर पाते। आपको मैं बताऊं कि पलवल जिले में खासकर और फरीदाबाद जिले में जो यमुना जी के साथ लगते हुए गांव हैं, उनके अंदर हमने दर्जनों बार चलाया और विभिन्न समाचार पत्रों में कार्यरत रहते हुए मैंने भी उनमें लिखा कि आखिर किस प्रकार से दूषित पानी की वजह से खासकर पलवल व फरीदाबाद जिलों के गांवों के लोग कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। लेकिन दावे तो किए गए, कई घोषणाएं की गई, परंतु आज तक भी उन पर कोई अमल नहीं हुआ और यमुना जी अपने साथ में विभिन्न प्रकार की गंदगी को लेते हुए इलाहाबाद में जाकर के गंगा नदी जी में मिल जाती हैं। दोस्तों, आपको मैं बताऊं कि जब यमुना जी दिल्ली, खासकर हरियाणा व उत्तर प्रदेश से चलती हैं तो एक पुष्ट जानकारी के अनुसार 18 नालों से लगभग 760 MGD नालों का पानी सीधे यमुना जी में मिलता है। इनमें से 660 MGD गंदा पानी दिल्ली से और 150 MGD प्रदूषित पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से यमुना में जाता है। यह दिल्ली सरकार के और विभिन्न एजेंसियों के दावे हैं। दिल्ली से 100 MGD मैला पानी, वो जो नॉन सीवरेज का और अन्य अनऑथराइज्ड क्षेत्रों से यमुना जी में आता है, उनको पूरी तरह से दूषित कर देता है। दोस्तों, मैं अभी जो आपसे पहले चर्चा कर रहा था कि यानी कि केंद्र और उत्तराखंड की सरकार ने घोषणाएं की थी नमामि गंगे की तर्ज पर नमामि यमुना परियोजना चलाने की। अभी हाल ही में यानी कि पिछले इसी वर्ष 10 मार्च 2021 को जब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, जो दिल्ली के वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने विधानसभा में जब बजट पेश किया तो ऐलान किया कि आने वाले 3 साल में यमुना नदी पूरी तरह से साफ हो जाएंगी। 2021-22 का बजट पेश करते हुए सिसोदिया जी ने यह कहा था कि यमुना नदी की स्वच्छता के लिए दिल्ली सरकार यमुना क्लीनिंग प्रोजेक्ट लेकर आ रही है, जिस पर 2074 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब उस रुपए का क्या हुआ, वह किस तरह से शुरू हुआ, उस पर कोई काम शुरू हुआ भी या नहीं हुआ, जवाबदेही तो केंद्र व उत्तराखंड के साथ साथ दिल्ली सरकार की भी बनती है। दोस्तों, दिल्ली का जिक्र सीधे सीधे करूं मैं आपको, तो मैं आपको पहले भी बता रहा था कि 18 नालों से 760 MGD नालों का पानी जो सीधे यमुना में छोड़ा जाता है, उनमें से सबसे बड़ा हिस्सा यानी कि लगभग 80% हिस्सा 610 MGD गंदा पानी दिल्ली का है, जो यमुना जी को प्रदूषित करता है। और अभी आज एक दावा किया था दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने, जब वाद विवाद चल रहा था तो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि यमुना में जो गंदा पानी आ रहा है वह हरियाणा से आ रहा है। तो इस प्रकार से जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने से काम तो नहीं चलेगा ना। हर आदमी की, हर सरकार की, हर राजनीतिक दल की अपनी जवाबदेही तो बनती है, अपनी जिम्मेवारी तो बनती है कि वे अपनी जिम्मेवारी समझें और उस पर कार्य किया जाए। दोस्तों, अनट्रीटेड पानी जो यमुना जी में छोड़ा जा रहा है वह सबसे बड़ी चिंता का विषय है। एक छोटा सा आंकड़ा है कि नजफगढ़ की नाली के माध्यम से हरियाणा के ओखला बैराज तक जो पानी पहुंचता है उसमें लगभग 150 MGD पानी है, जिसमें से 100 MGD दिल्ली का और 50 MGD यूपी का, यानी कि जो शाहदरा से होते हुए आता है, वह यमुना जी को दूषित करता है। यमुना जी के बारे में हम विस्तार से चर्चा यूं भी कर रहे हैं कि क्योंकि हम खुद ब्रज क्षेत्र से हैं
और ब्रज क्षेत्र की शान है, ब्रज क्षेत्र की जान है, ब्रज क्षेत्र की आन है यमुना जी। यमुना जी का जो पौराणिक महत्व है वह भगवान भास्कर की पुत्री तथा मृत्यु के देवता यमराज जी की भगिनी है। भगवान श्री कृष्ण इसके परिस्वीकार्य किए गए हैं। जहां भगवान श्री कृष्ण ब्रज संस्कृति के जनक कहे जाते हैं, वहीं यमुना जी को ब्रज संस्कृति की जननी माना जाता है। इसके साथ साथ मैं एक बात और बताऊं कि यह तो आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व हुआ, यमुना जी का सांस्कृतिक महत्व भी कोई कम नहीं है। हिंदुस्तान की सर्वाधिक पवित्र और प्राचीन नदियों में यमुना जी की गणना गंगा जी के साथ ही की जाती है। यमुना और गंगा के दो आब की पुण्य भूमि में ही आर्यों की पुरातन संस्कृति का गौरवशाली स्वरूप बन सका था। ब्रजमंडल की तो यमुना एकमात्र महत्वपूर्ण नदी है और जहाँ तक ब्रज संस्कृति का संबंध है, यमुना नदी को केवल नदी कहना पर्याप्त नहीं है, अपितु हम ब्रजवासी तो यमुना जी को मैया की प्रक्रिया से, यानी कि हम ये कहें कि माता की श्रेणी में रखते हैं। और यहाँ की धार्मिक भावनाओं का प्रमुख आधार भी यही है कि हम यमुना जी को पूरी तरह से एक देवी के रूप में पूजते हैं। दोस्तों, दूसरी बात पे आऊँगा अब मैं कि आखिर क्यों एक किसान और मजदूर को उनका हक मिलने में दशकों लग जाते हैं। आपसे जिक्र कर रहा हूं हिसार के एक मामले का, जिसमें कि एक किसान को 70 साल बाद कहें तो इंसाफ मिला। वर्ष 1951 में सरकार ने किसान की जमीन को एक्वायर किया था, उस पर कब्जा किया था। कहें तो कब्जा किया था उस समय तो, क्योंकि कब्जा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब किसान को पता चला कि उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है तो वह अदालत में गया। अदालत में 70 साल लंबी लड़ाई लड़ने के बाद में अंबाला जगाधरी रोड पर गांव खेड़ा फार्म के वह किसान हैं जिन्होंने रुके नहीं थे, कश्मीर सिंह ढिल्लों। कश्मीर सिंह ढिल्लों को अपने जो न्याय की लड़ाई थी, 70 साल तो लग गए लड़ने में, लेकिन आखिर जीत उनकी हुई और आधा एकड़ जमीन जिसको कब्जा किया गया था वो आज से 15 दिन पहले सरकारी कागजों में सरकार की हुई और अब उनको उस जमीन का लगभग 1.5 करोड़ रुपया मुआवजा दिया गया। दोस्तों, बात यह है कि इस बात की खुशी मनाई जाए कि किसान को न्याय मिला, ढिल्लों जिस मकसद से लड़े थे उसमें कामयाब हुए, या यह सोचा जाए कि आखिर व्यवस्थाओं में खामी कहाँ है? आखिर क्यों एक व्यक्ति को इतनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है न्याय पाने के लिए? आखिर क्यों सरकारों के और हुक्मरानों के कानों पर उनके नज़दीक तक वह आवाज़ नहीं पहुंच पाती, जिससे कि एक मजदूर को, एक किसान को और एक गरीब आदमी को न्याय मिल सके? कश्मीर सिंह ढिल्लों जी लड़ाई लड़ते रहे और उनको न्याय तो मिला, लेकिन हमने पढ़ा और सुना भी है कि यदि न्याय देर से मिले तो वह भी न्याय नहीं होता। खैर, इंसाफ के मंदिर से, अदालत से उन्हें न्याय मिला, खुशी जताई जाएगी इस बात की। और एक बात और भी है इसके अंदर कि कुछ नौकरशाह, जैसा कि बताया गया ढिल्लों जी की तरफ से, कि उनकी और अधिक जमीन पर एक्वायर करना चाहते थे, कब्जा करना चाहते थे, लेकिन अदालत उनके साथ थी, कानून से उनको न्याय मिला और उनकी जमीन बच गई तथा उनको 9100 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से मुआवजा मिला। दोस्तों, आज इन दोनों विषयों पर बातचीत करने के बाद स्पष्ट है कि नमामि यमुना योजना पर आखिर सरकारें कब काम शुरू करेंगी, आखिर कब हमारे देश की नदियां, गंगा यमुना, जिनको हम माता के रूप में जानते हैं, जिनका आध्यात्मिक पौराणिक महत्व है, वह कब स्वच्छ होंगी। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि
आखिर कब सरकारें इस तरफ ध्यान देंगी कि हमारे आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व की प्रतीक नदियां, जो कि हमारी जीवन धारा भी हैं, गंगा यमुना सरीखी और नदियां भी, आखिर कब वे पूरी तरह से पवित्र होंगी, पुनीत होंगी, स्वच्छ होंगी, व प्रदूषण मुक्त होंगी। आखिर इन परियोजनाओं के लिए, चाहे वो नमामि गंगे हो, चाहे नमामि यमुना परियोजना हो, उन पर कितना बजट जारी हुआ और उनसे आखिर वह काम हुआ या नहीं, इस तरफ सरकारें ध्यान कब देना शुरू करेंगी। आखिर कब तक भारत भूमि, जहां पर कि राम और कृष्ण की भूमि है, जिसे कि हम गंगा और यमुना को माता के रूप में पुकारते हैं, वहां पर आखिर कब हमारी ये नदियां पवित्र और पावन होकर के एक आम जनमानस को एक जीवनदायिनी बनेंगी। और दूसरा कि आखिर सरकारें कब तक किसान और मजदूर के मामले में पूरी तरह से जागरूक नहीं होंगी, जवाबदेह नहीं होंगी। दोस्तों, आज के अभिमत में इतना ही। हमारा यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय अवश्य दें और इसके साथ साथ ही हमारे देश रोजाना चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें। धन्यवाद।